दोस्तों, अगर पूरे भारत के सामने हम सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर वाला एरिया रहा और पूर्वोत्तर के जितने हमारे राज्य हैं इन सारे क्षेत्रों में सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में देखी जाती हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए जितने भी हमारे सैन्य बल हैं उनको कुछ विशेष शक्तियां दी जाती हैं। आज हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक में ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारे इस सेशन में हम एक करंट अफेयर का एक टॉपिक उठाते हैं और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही शॉर्ट में और कंसाइज तरीके से उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक ऐसा ही होने वाला है। इस टॉपिक को आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप इस कंडीशन में होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिख पाएंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। तो दरअसल मामला क्या है? मामला यह है, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो पूर्वोत्तर वाला रीजन है उस पूर्वोत्तर वाले रीजन में जो हमारे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वाला एरिया है वहां पर हमें ज्यादातर मामलों में कई सारे दिनों से हमें इंसर्जेंसी यानी कि हिंसा जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा अशांति उस एरिया में फैली हुई है। तो उन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए एक हमारे पास विशेष कानून है। ये कानून हमारी जितने सैन्य बल हैं उनको स्पेशल पावर्स देता है, विशेष शक्तियां देता है। दरअसल अभी ये मामला चर्चा में क्यों है, इस कानून के बारे में हम सब कुछ देखेंगे डिटेल से। कहां से आया, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कहां से ये पैदा हुआ, अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया था, हमने कब इसको जो है आगे बढ़ाया, कब हमने इसका अनुमोदन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और स्वतंत्रता के बाद कैसे हमने इसको आगे कंटिन्यू रखा, जारी रखा, और इस एक्ट के द्वारा कैसे हमारे सैन्य बलों को ज्यादा ताकत मिलती है, क्या क्या उसके मुद्दे हैं, कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं और कुछ जो सजेशंस हैं कोर्ट के द्वारा या फिर कुछ जो आयोग और समितियां हैं उनको भी हम देखेंगे। यानी कि एक पूरी कंप्रिहेंसिव कवरेज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है आपका आज का अफस्पा के बारे में, यानी कि सशस्त्र विशेष अधिनियम, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह अधिनियम अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको जब डीएनए, हम जो डेली बेसिस पर द हिंदू का न्यूज एनालिसिस करते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको वहां कराया था, लेकिन अभी भी ये चर्चा में बना हुआ है और जो अपडेट हुए उन अपडेटों को हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपडेट ये है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में ये है कि जो हमारा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा जिसको हम बोलते हैं, ये जो अफस्पा है ये अभी इसकी समीक्षा करी गई थी। मैंने आपको बताया था डीएनए में कि जो मणिपुर और जो हमारा नागालैंड और अरुणाचल वाले एरियाज हैं उन एरियाज में इसको जो है समीक्षा करी गई थी। इसको समीक्षा के लिए भेजा गया था केंद्र और राज्य के बीच में कि अभी इसको फर्दर आगे की अवधि के लिए इसको एक्सटेंड करना है कि नहीं। तो अभी दो राज्यों के लिए ऐसी सहमति बनी है कि अगले और 6 महीने के लिए, क्योंकि हर 6 महीने पे इस पर इसकी समीक्षा करी जाती है, तो ये राज्यों की और केंद्र के बीच में ये सहमति बनी है कि अगले और 6 महीने के लिए दो राज्यों के कुछ जिलों में, उन सबको डिटेल में हम देखेंगे, उनमें ये जो हमारा अफस्पा कानून है इस कानून को और विस्तारित करा गया है अगले 6 महीने के लिए। तो देख लेते हैं, मामला यही है, अफस्पा की समीक्षा करी गई है और इस समीक्षा के बाद पाया गया है कि नागालैंड के जो 8 जिले और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले, इन 3 जिलों में जो हमारा अफस्पा एक्ट है इसकी धारा 3, इसके तहत 6 महीने के लिए जो अफस्पा कानून है इसको और आगे बढ़ा दिया गया है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बारे में हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 से ये जो घोषणा है ये प्रभावी होने वाली है, यानी कि अभी बस कुछ दिन में, अगले हफ्ते से ये जो घोषणा है वो प्रभावी हो जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर से और इन जिलों में अगले 6 महीनों के लिए जो हमारा अफस्पा एक्ट है ये लागू हो जाएगा या फिर इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी। ये इसका जो पुनः प्रभावीकरण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये लागू था, इसकी अवधि खत्म होने वाली थी, इसको वापस से रिव्यू करा गया और फिर से सिफारिश करी गई कि आगे के 6 महीने के लिए इसको और जो है वहां पर बढ़ाया जाएगा। तो कई पुलिस थानों पर भी ये जो है लागू होगा। अब जिन जिलों में या फिर जिन राज्यों में, इनके हम अगर स्टेट के बारे में बात करें तो जिन राज्यों में ये लागू है उन राज्यों को आप देख लेंगे। यहां पे आप देखेंगे, मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश के जिलों में, तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये रही और इसके जस्ट साउथ में आप जाएंगे तो आपको नागालैंड यहां पे ये देखने को मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे नागालैंड देखने को मिल जाएगा। तो इन दो राज्यों में इसको अगले 6 महीने के लिए फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए जो सिफारिशें की गई हैं और इन चीजों को लागू कर दिया गया है। तो अभी ये था चर्चा में। अगर ऐसा कोई विशेष अधिनियम, कोई स्पेशल ऐसा कोई एक्ट, या फिर बात करेंगे हिंसा के कारण जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो किसी ना किसी वजह से चर्चा में बना रहता है, इसलिए जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, या फिर हम अगर एक्ट के तौर पर बात करेंगे तो हम इसे जो जीएस पेपर 2 है वहां भी इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं क्या क्या सारी चीजें हमारी इसमें आने वाली। हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्ट है क्या, कहां से पैदा होता है। तो इस एक्ट का पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, इसको बोलते हैं अफस्पा 1958।
विशेष शक्तियों का मतलब यह है कि इस अधिनियम के द्वारा हमारी जो फोर्सेस होती है, जो हमारे सैन्य बल हैं, उनको ज्यादा ताकतें दी जाती हैं ताकि जो हिंसा, जो प्रॉब्लम्स है वहां पर, वो उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये ऐसी बात नहीं कि स्वतंत्रता के बाद इसको अपनाया गया। दरअसल हम जब औपनिवेशिक समय पे थे, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारत को उपनिवेश बना के रखा हुआ था, तो उसी टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही अंग्रेजों के द्वारा इस कानून को लेके आया गया था। यानी कि उस विद्रोह को दबाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दबाने के लिए इसको लाया गया था 15 अगस्त 1942 को, जो उस टाइम पे हम जानते हैं क्या था, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको सप्रेस करने के लिए एक अध्यादेश को जो है लागू करा गया था उस टाइम पे। 11 सितंबर 1958 ये वाला जो टाइम पीरियड था, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और भारत में एक अधिनियम के तौर पर स्वतंत्रता के बाद भी ये जारी रहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है उसको टैकल करने के लिए। अफस्पा के बारे में बात करें तो ये जो सशस्त्र बल हैं और अशांत क्षेत्रों में जो तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं, उनको अगर वहां पर उस एरिया में कोई कानून का उल्लंघन करता है या फिर कोई हिंसा जैसी कंडीशन होती है, तो जैसा मैंने बताया, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनको विशेष पावर मिल जाती है। और कैसी पावर? उनको गोली चलाने का अधिकार भी मिल जाता है अगर ज्यादा अशांति होती है ऐसी कंडीशन में। उसके साथ साथ गिरफ्तारी का और वारंट के बिना तलाशी करने का, यानी कि बिना वारंट के, यूजुअली अगर आपको तलाशी करनी है किसी के घर में तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, वारंट लेके आना होता है। लेकिन इस एक्ट के तहत इनको ये पावर मिली हुई है कि बिना वारंट के भी किसी घर में घुस के ये तलाशी कर सकते हैं। इसके साथ साथ और इसी कानून की मदद से इनको बिना किसी अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाती है। यानी कि जो कोई भी सेंट्रल एजेंसी या फिर जो हमारे सैन्य बल होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं लगाया जा सकता इन सारी एक्टिविटीज के लिए। तो ये सारी पावर्स दी जाती हैं इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो अधिनियम है, ये जो हमारा एक्ट है, इसको 1972 में इसमें और संशोधन करा गया और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की जो ताकत थी वो राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी वो प्रदान करी गई थी। और इस संबंध में हम देखेंगे, जब कुछ दिन पहले न्यूज चर्चा में थी तो मैंने आपको डीएनए में बताया था कि राज्य और केंद्र सरकार में थोड़ा मतभेद था, इसलिए समीक्षा में देरी हो रही थी और अभी फाइनली ये डिसीजन आ गया है कि इसको 6 महीने के लिए और इसको एक्सटेंड करा जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे जो कुछ विशेष शक्तियों वाले एक्ट होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बार बार ये चर्चा बनी रहती है, चीज बार बार जो है बाजार में आ जाती है, ये काफी जो है सुर्खियां बटोरने लगती है, काफी चर्चा बन जाती है इस चीज के ऊपर कि क्या जो अफस्पा है उस अफस्पा एक्ट को हमें जो है लागू रहने देना चाहिए कि नहीं। तो इसमें जो डिबेट बनती है तो उसके हमें पक्ष और विपक्ष हमें जानने चाहिए डेफिनेटली, कि क्यों हमें इसको और आगे फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए, हमें क्यों इसको लागू रहने दिया जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में कुछ हमें यहाँ पर कुछ तर्क देखेंगे, डेफिनेटली आपको ये पता होनी चाहिए। आप अपने मेंस एग्जाम में सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रख लेंगे और इनको लैंग्वेज देके आप अपना एक बेहतरीन आंसर लिखने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले ये क्यों हमें लागू रखना चाहिए, इसके पीछे का तर्क है कि जो हमारे सैन्य कर्मी हैं उनको जो है कानूनी सुरक्षा मिलेगी, यानी कि जो सीधी सी बात है, उनको जो ऑपरेशन चलाने के लिए जो ताकतें चाहिए, या फिर जब भी जैसे हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर जो मानवाधिकार जैसे संस्थान है उनका बहुत प्रेशर रहता है, तो यानी कि वो फ्रीली, यानी कि मुक्त रूप से अपनी जो चैलेंजेस हैं, सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका सामना कर सकें और अपने काम को वहां पे परफॉर्म कर सकें। इसके लिए जरूरी है सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा है आज के टाइम पे, काफी मणिपुर में, कुकी, मैती और नागालैंड वाले एरिया में हम काफी हिंसा देखने को मिल रही है। इवन मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, रॉकेट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तो इतनी बड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेफिनेटली एक कोई ऐसा विशेष अधिनियम होना चाहिए जो कि हमारे सैन्य बलों को ज्यादा पावर दे, ज्यादा ताकत दे। उसके साथ साथ सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, यानी कि डेफिनेटली जब इतनी बड़ी हिंसा जैसे मामले हमें देखने को मिलेंगे, इतने बड़े चैलेंजेस हमारे देखने को मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, राज्यों को एक बनाए रखने के लिए और हमारे देश के एकीकृत यानी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये जो हमारे सैन्य बल हैं इनको ऐसी ताकत मिलना जरूरी है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, जो हमारे सैन्य बल होते हैं अगर उनके पास कोई ऐसी विशेष शक्ति उनको दी जाती है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनका जो मनोबल है वो बना रहता है और वो और बेहतरीन तरीके से चीजों को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये थे इसके पक्ष में तर्क कि क्यों हमारा जो अफस्पा एक्ट है इसको लागू बने रहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वाले जो कुछ राज्य हैं इनके रीजन में। अब विपक्ष में तर्क है क्यों है, यानी कि अब आपको पॉजिटिव पता है, नेगेटिव भी पता होना चाहिए कि क्यों इसको लागू नहीं रहना चाहिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। उसके पीछे यानी कि विपक्ष में तर्क देख लें तो नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। ऐसे बहुत सारी न्यूज, ऐसे बहुत सारे आपको मामले देखने को मिलते हैं कई बार कि यानी कि अफस्पा के द्वारा जो इतनी ताकतें मिल गई हमारी फोर्सेस को, वो फोर्सेस कई बार इनका मिसयूज करने लगती हैं और कई बार जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता का उनका अधिकार है, वो बाधित होता है। यानी कि डेफिनेटली जब पावर इतनी मिल गई है जो सैन्य बल है उनको कि वो घर में जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो एक हमारी ह्यूमन राइट्स
हैं या फिर हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर कंप्रोमाइज देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद दुर्व्यवहार के साक्ष्य, जैसे मैंने बताया, हालांकि ये कई बार ऐसे मामले कैसे ऐसे कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि जो सैन्य कर्मी हैं उनके द्वारा, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समुदाय हैं, उसके द्वारा कई बार दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ये आलोचना करी जाती है। राज्य की स्वायत्ता का उल्लंघन, ये चीज क्यों बोली जा रही है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं संघवाद से भी, यानी कि जो फेडरलिज्म है उससे भी। ये चीज क्यों बोली जा रही है दोस्तों, तो ये चीज इसलिए बोली जा रही है कि यहाँ पर राज्यों का कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, ठीक है, यानी कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करता है, राज्यों की पुलिस। लेकिन यहां हम बात करते हैं जो हमारी जो अर्धसैनिक बल होते हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है, उस पर केंद्र का। तो सीधी सी बात यहां पर यह बोली जाती है कि केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाता है राज्यों के अंतर्गत इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे बल का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इतनी ज्यादा पावर यूज करने का, यानी कि इतना ज्यादा बल यूज करने की जरूरत नहीं होती जितनी जो केंद्रीय बलों के पास विशेष शक्ति होने के कारण इतनी पावर का यूज वो कर लेते हैं। तो यानी कि मिसयूज ऑफ पावर वो भी कई बार हमें देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी मना करा जाता है। जवाबदेही का अभाव, कई बार ये चीज बोली जाती है कि उनको इतनी ताकत दे दी गई है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उनका जो मन करता है, जो उतनी भी ताकतें मिली हुई हैं वो उनका मिसयूज कई तरीके से कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपने एक्ट के थ्रू, जो वो गतिविधियां करते हैं उनके लिए वो जवाबदेह नहीं होते। तो इतनी सारी जो आलोचनाएं करी जाती हैं इसके विपक्ष में, ये सारे जो तर्क हैं वो दिए जाते हैं कि क्यों ये जो हमारा अफस्पा एक्ट है इसको नहीं लागू होना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए, इस बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो कोर्ट के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है अफस्पा के तौर पे। जब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना कुछ फैसला, अपना कुछ मत देता है इसके संबंध में। तो ये जो केस था 1998 में, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नाम का केस था, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो अफस्पा है वो लीगल है, यानी कि वैधानिक है, और जो केंद्र सरकार है वो राज्यों में शांति बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को लागू रखने के लिए या फिर सुरक्षा की जितनी चुनौतियां हैं उनको मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को वहां पे लागू करके रख सकती है। यानी कि इसकी जो लीगलिटी है उसको बरकरार रखा, ठीक है। ये अधिनियम जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्र सरकार के पास स्वतः संज्ञान का भी अधिकार है, यानी केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले सकती है कि कहां पर ज्यादा चैलेंजेस हैं और वहां पर इसको इंपोज कर सकती है। लेकिन कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया कि ऐसी बात नहीं है केंद्र सरकार मनमाने तरीके से इसको लागू करे। अच्छी बात यह होगी कि केंद्र सरकार राज्यों से भी परामर्श ले कि भाई आपके यहाँ ये इशू है, तो क्या हम जो अफस्पा एक्ट है इसको लागू कर दें, क्या हम किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दें जिससे हमारी जो फोर्सेस हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाए, विशेष शक्तियां मिल जाए। उसके बाद ये घोषणा करेगी कि एक निश्चित समय सीमा यानी कि 6 माह के भीतर इस एक्ट की समीक्षा की जानी चाहिए और इसी प्रावधान के अनुरूप अभी जो हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से जो एक नई समीक्षा हुई है उसके बाद से 6 महीने के लिए इसको अगेन जो है आगे के लिए लागू किया जा रहा है। उसके बाद ये चीज बोली गई कोर्ट के द्वारा कि आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जितनी जरूरत है उतना जो है यूज करो। उसके साथ साथ सेना क्या करे और क्या ना करे, यानी कि डूज एंड डोंट्स बताए जाने चाहिए और उन डूज एंड डोंट्स पे हमारे जो सुरक्षा कर्मी है उनको एकदम स्ट्रिक्टली फोकस रहना चाहिए। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, कैसे हमें चीजों को मेंटेन करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसका हम रेफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर 2024 में 2024 नहीं 2004 होना चाहिए। 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी आती है और जीवन रेड्डी कमेटी की कुछ अनुशंसाएं आती है। इसने अफस्पा को निरस्त करने की बात करी थी कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, यानी कि यूएपीए था हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट था ये 1967, इसमें बोला गया था इसी के द्वारा, जीवन रेड्डी समिति के द्वारा, कि हम इसी में उचित प्रावधान कर देते हैं, इसी में संशोधन कर देते हैं, नए जो अफस्पा एक्ट है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इसके द्वारा जीवन रेड्डी कमेटी के द्वारा बोला गया था। उसके बाद जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है हमारा, जो सेकंड एआरसी है, इसके द्वारा भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश करी गई थी। उसके बाद संतोष हेगड़े आयोग है, उसको हम देखेंगे तो 6 माह में अफस्पा की समीक्षा करने की बात करी गई थी और इसको गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो भी किया जाता है। और जो गैर कानूनी गतिविधि यानी कि यूएपीए हमारा जो एक्ट था इसमें भी जो अधिनियम में संशोधन करने की बात इसके द्वारा करी गई थी। तो ये कुछ कमिटीज थी, आलोचना में हम इनके बारे में डाल सकते हैं आप उसको कि ये इनके द्वारा सिफारिशें दी गई थी। अंत में हम देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग आप ऐसे करेंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो सुरक्षा चुनौतियां उनको मेंटेन करने के लिए हमें इसको बनाए रखने की आवश्यकता है और जहां जरूरत होती है सरकार इसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अंत में देखेंगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो 30 सितंबर तक ये जो ऑफर है आपका ये और एक्सटेंड कर दिया गया है। आप अगर जो सब्सक्रिप्शन है वो लेते हैं तो ये 24,999 में आपको ये मिल जाता है और जो अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपको इस बैच में देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ जो हम बात करें तो 2023 यानी कि लास्ट ईयर अनअकैडमी के जो प्लस कोर्स है उससे 70+ सिलेक्शन आपको देखने को मिले हैं।
2023 में। और यहाँ पर आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप एक बार अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी के सारे जो कोर्सेज हैं उनकी एक्सेस आपको मिल जाती है, जो इंडिविजुअल जो कैटेगरी है उसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप साइट विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो SHUBH शुभ 50 ये आप जो कोड है उसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको एक डिसेंट अमाउंट जो है मिल जाएगा। तो होपफुली अफस्पा क्यों चर्चा में था, क्या चीज थी, क्या होता है अफस्पा, कैसे जो हमारी सेनाएं होती है उसको विशेष शक्तियां इसके द्वारा दी जाती है, क्या क्या वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आप जरूर उपस्थित रहिए। डेली 9 बजे हम डीएनए को बहुत मजेदार तरीके से, बहुत इजी वे में हम उसको वहां पर करने की कोशिश करते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छा आ रहा है। तो मिलिए जरूर, 9 बजे आपसे जरूर वहां पर मुलाकात होनी चाहिए। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।